प्रबंध की प्रकृति की हम लोग बात कर रहे थे और उसी में पॉइंट था कि नेचर कैसा होता है, नेचर मतलब प्रकृति कैसी है। और प्रकृति से जो मुख्य पॉइंट था वो ये था कि ये आर्ट है या फिर साइंस है, कला है या फिर विज्ञान है। तो ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है, लेखांकन में भी आता है, लेखा शास्त्र में आता है, अकाउंटेंसी में आता है। और कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या हो गया, जिसमें आर्ट्स भी है और साइंस भी है। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, आपकी किताब में कुछ लिस्ट दे रखी है, पॉलिटिकल साइंस है ना। अभी सोशल साइंसेस को भी हम लोग साइंस बोलते हैं, उसके भी कुछ कुछ कारण है। तो कला और विज्ञान दोनों के ही एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं, कुछ चीजें कला की मिल जाती हैं, कुछ चीजें आर्ट्स की मिल जाती हैं। वैसा नॉर्मली हो रहा होता है। तो आपकी किताब में जो और सब्जेक्ट की लिस्ट है वो देख लीजिएगा, नोट्स में मैं इंक्लूड कर दूंगा अगर आप कहेंगे। बाकी यहाँ पर समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कला हम बोलते किसको है और विज्ञान किसको बोलते हैं। तो बेसिक जो आइडिया है ना वो तो एकदम क्लियर रखो। देखो कला क्या होती है, कला में किसी एक इंडिविजुअल का अपना एक दृष्टिकोण होता है। जैसे डांस करना है तो हो सकता है कि डांस में कुछ रूल्स होंगे, कुछ चीजें बनी होंगी। जैसे हमारे यहाँ पर जो क्लासिकल डांसेस हैं, है ना, कथक है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, ऐसे 8 हम लोग इंडिया में क्लासिकल डांसेस मानते हैं और उनके अपने अपने कुछ कुछ रूल्स हैं। लेकिन अगर आप डांस ऐसे होल देखोगे तो उसमें जो डांस का परफॉर्म करने वाला इंसान है वो अपने आप काफी एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसका अपना दृष्टिकोण होता है। तो इंडिविजुअल जो है वो काफी कुछ कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कैसे करोगे वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। साइंस में क्या होता है, साइंस में प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत होती है। प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे होगा। जैसे गेंद को आपने किस दिशा में, कितने कोण पर, कितनी वेग से फेंका तो कहां पर जाकर के गिरेगी, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो वो हम बता पा रहे होते कि कहां पर जाएगा। ऐसे ही मैथ्स भी है, वो साइंस की लैंग्वेज इसीलिए बोली आती है मेनली फिजिक्स की। क्यों? क्योंकि हम उसमें प्रेडिक्ट कर पा रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा तो फिर ऐसा ही होगा। तो सार्वभौमिकता के साथ साथ भविष्यवाणी करने की बात आ जाती है विज्ञान में। और विज्ञान बहुत ही क्रमबद्ध होता है, यूनिवर्सल होता है, सारे लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो इस तरह का विज्ञान है कला, ऐसा मोटा मोटा समझ लिया। अभी हम लोग में कैसा थोड़ा सा उसको व्यवस्थित से लिख करके कैसा समझेंगे उसको देख लेते हैं। तो कला क्या होती है, इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग। व्यक्तिगत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्यक्तिगत जहां पर चीज आ जाएगी वहां पर क्या हो जाएगी, मौलिकता आ जाएगी, इंजेन्युटी आ जाएगी। आपका अपना चीजों को करने का एक तरीका होता है, हर इंसान का अपना अपना होता है, वो चीज इन्वॉल्व हो जाती है। और साथ में क्रिएटिविटी आ जाती है, रचनात्मकता आ जाती है। रचनात्मकता समझते हैं कि किसी भी चीज को आप, जैसे आर्किटेक्चर है तो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं, तो वो हमारी आर्ट फॉर्म भी आ जाती है। लेकिन आर्किटेक्चर में भी समझिए ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जो गिरे ना, जो भूकंप रोधी हो, बहुत सारे फीचर्स और भी होंगे। तो मेनली ऐसा होता है कि जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर का एक पार्ट समझ लीजिए, स्पेशलाइजेशन। तो एक स्पेशलाइज्ड सिविल इंजीनियर जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियर बोलते हैं, वो ये बात सोचेगा कि कोई बिल्डिंग गिरे ना, ये सारी चीजें इंश्योर करना है। और आर्किटेक्चर का भी ये काम है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सिर्फ डिजाइन करके तो देगा नहीं। तो आर्किटेक्चर को भी समझना होता है कि ये ना हो जाए, वहां पर आपको विज्ञान के सिद्धांत मानने पड़ते हैं, लेकिन वो दिखेगा कैसा, उसमें सुंदरता कैसे आएगी, वो सारी चीजें सब्जेक्टिव हो जाती हैं और बहुत हद तक व्यक्ति परक होती है। तो वहां पर रचनात्मकता की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा आर्ट होता है, ठीक है। अब आर्ट्स को सीखते कैसे हैं, तो एक तो माना जाता है कि एक नॉलेज ऑफ बॉडी एग्जिस्ट करती है, मतलब कुछ ज्ञान है, जैसे डांस फॉर्म्स का है, चित्रकला का भी है, मूर्ति कला का भी है, स्कल्पचर है जिसको हम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी तरह के आर्ट फॉर्म्स हैं, उनमें हर तरह का कुछ कुछ ज्ञान माना जाता है। जो उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई महान इंसान हुए थे, कोई बहुत विशेषज्ञ हुए थे, उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ाया, है ना। लेकिन उस ज्ञान को आप सीख सकते हो पढ़ाई करके, ऑब्जर्व करके, इसको हम लोग अवलोकन बोलते हैं, और अनुभव करके, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ये चीजें सीख सकते हो, ठीक है। और होता क्या है कि उनको सीखने के बाद से आप खुद के अनुसार ही प्रयोग करोगे। तो जो व्यक्तिगत इंप्लीमेंटेशन होता है ना, जो उसको लागू करने की बात होती है, वो बहुत हद तक व्यक्तिपरक होती है। तो अभी क्या समझ लीजिए, मूलभूत लक्षण हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। माना जाता है कि सैद्धांतिक ज्ञान जो है वो पहले से ही मौजूद है। ज्ञान मतलब कोई भी फील्ड है आर्ट में, तो उसके लिए कौन सी चीज कैसे की जाएगी, उसका एक बेसिक नॉलेज बॉडी पहले से एग्जिस्ट करती है, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। और क्या होता है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग होता है, ठीक। जैसे कोई भी चीज है, कोई आर्ट है, अब सारे बच्चों को चित्रकला पढ़ाई जाती थी बचपन में, है ना, मुझे भी, मेरी अच्छी नहीं है ड्राइंग, तो मैं उस ज्ञान का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो सारे लोग हैं, उसी में एम एफ हुसैन साहब हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे भी हैं,
पाब्लो पिकासो बहुत बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं। और अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो लियोनार्डो दा विंची, वो तो खैर हर सब कुछ ही कर लेते थे, उनको साइंस भी, आर्ट्स भी, म्यूजिक भी, बहुत ही महान इंसान थे। उनके ऊपर तो कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो होता क्या है कि अपने हिसाब से आप यूज करते हो, तो वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट होता है आर्ट, ठीक है। इसमें सबका अपना अपना नजरिया, वही चीज किसी को अच्छी लग रही है, किसी को नहीं लग रही है। मॉडर्न आर्ट्स होती है, कई बार मुझे समझ में ही नहीं आता है क्या है इसमें, है ना। वही पेंटिंग करोड़ों में बिक जाती है, कई लोग लगता है ऐसा क्यों हो गया है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो ये सारी हो जाती है आपकी आर्ट फॉर्म। और व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, वो तो सीधी सी बात है क्योंकि इंडिविजुअल्स पर डिपेंड कर रही है। तो होता क्या है कि अगर हम लोग मैनेजमेंट को देखें तो मैनेजमेंट में क्या हो रहा होता है, एक मैनेजर है वो चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कुछ तो सिद्धांत है पहले से, है ना। अभी सिद्धांत कैसे कैसे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, फाइनेंसेस को मैनेज करना है, वित्तीय रिसोर्सेस हैं, फिर फिजिकल रिसोर्सेस उनको मैनेज करना है। तो उन सारे के लिए बहुत कुछ लिखा गया है पहले से, तो लिटरेचर बहुत सारा मौजूद है। लेकिन उसको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए कोई मैनेजर, कोई प्रबंधक खुद से इंप्लीमेंट कर रहा होता है, उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें आर्ट्स के एलिमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। साथ में कोई मैनेजर है वो कितना समर्पित है, उसको उच्च शिक्षा नॉर्मली मिली होती है, अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से वेल ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित बहुत अच्छा होता है। आकांक्षा का मतलब क्या होता है कि उसका अपना व्यक्तिगत विकास और ऑर्गेनाइजेशन के विकास दोनों की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं है, एक बचपन में था तो मैंने पढ़ा था, चाह घटी चिंता घटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के शाह। तो जिसको कुछ चाहिए नहीं है वो तो सबसे ऊपर है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम लोग के कॉर्पोरेट लाइफ में इन जनरल हमें ऐसे मैनेजर्स देखने होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने की इच्छा रखते हैं और अपनी व्यक्तिगत जीवन को भी आगे ले जाने की इच्छा रखते हैं। आगे का मतलब जो भी हम लोग पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजर्स के लिए, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करोगे, ठीक है। सृजनात्मकता होती है, कल्पनाशीलता मतलब होता है इमेजिनेशन भी आपको होना चाहिए कि आगे का मार्केट भी कैसा जा रहा होगा, कौन सी चीजें लोगों को अच्छी कर जाएंगे। जैसे स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दिया जाता है, तो मार्केट में कौन कौन सी चीजें अच्छी लगेंगी, आप बहुत ही अच्छे से डिजाइनिंग का उन्होंने काम कर रखा था, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से देख पाते थे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स अगर आप देखोगे मैनेजमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें दिख जाता है कि आर्ट्स के काफी सारा कुछ है जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। और वास्तव में बोला जाए तो मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना, मतलब प्रबंध करना, वो आर्ट होता है। अब उसके पीछे के सिद्धांत बहुत सारे ऐसे हैं जो वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे माने जा सकते हैं, क्योंकि वो हमें बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं, काफी हद तक सार्वभौमिक भी हो रहे होते हैं। लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत हद तक व्यक्तिगत स्तर पर हो रही होती है, अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है। इसलिए इंप्लीमेंटेशन में सार्वभौमिकता नहीं है, कई सिद्धांतों में सार्वभौमिकता है। और क्योंकि अलग अलग तरह की कंपनीज में, अलग अलग तरह के संगठनों में, न सिर्फ कंपनी ना हो, कई तरह के संगठन हो सकते हैं, वहां पर प्रबंध अलग अलग तरह की जरूरतों के हिसाब से प्रबंध करना होता है। तो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से प्रबंध के लिए जो सिद्धांत ही बन रहे होते हैं, कई बार वो भी सार्वभौमिक नहीं होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कुछ ऐसे सिद्धांत मिलेंगे जो सार्वभौमिक रहेंगे, लेकिन कई सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं रहेंगे। बट प्रैक्टिस तो कभी भी सार्वभौमिक नहीं होगी। और विज्ञान में हमारे क्या होता है कि व्यापक वैधता होती है, सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक समझते हैं जो चीज हमेशा लग रही है, हर जगह पे लग रही है। ग्रेविटी है, ग्रेविटी समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी लग रहा है, सूरज और पृथ्वी के बीच में भी लग रहा है, अलग अलग गैलेक्सीज के बीच में भी लग रहा है। तो वो बहुत ज्यादा सार्वभौमिक है। वो तो पृथ्वी के बाहर की आप बात कर ले रहे हो, है ना। मैनेजमेंट तो हम लोग इंडिया में ही, इंडिया में बोल रहा हूँ, सॉरी, पृथ्वी पर ही मेन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक है, मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। लेकिन साइंस तो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करता। साइंस के लिए तो मनुष्य भी एक तरह का सिर्फ स्पीसीज है, एक प्रजाति है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। तो वो हो जाता है कि बहुत ज्यादा वैधता किसकी होती है, साइंस की। लेकिन उस दृष्टिकोण से देखोगे तो मैनेजमेंट में उतनी ज्यादा वैधता नहीं आ रही होती है। तो वहां पर मुझे दिखता है कि आर्ट वाला एलिमेंट हो रहा है। लेकिन क्रमबद्ध ज्ञान होता है साइंस, और मैनेजमेंट में भी हमें दिखता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध है। और सिद्धांत जो है किसमें, विज्ञान में, वो कारण यानी कि कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम के बीच में क्या संबंध है उससे संबंधित रहता है, ठीक है। कि गेंद यहां से गिरेगी तो नीचे कितनी स्पीड पे आकर के जाएगी। और नॉर्मली ऐसा होता है कि विज्ञान में हम लोग जो भी सिद्धांत बना रहे होते हैं ना, सिद्धांत से ज्यादा बड़ी चीज मालूम है क्या होता है विज्ञान में? देखो, सिद्धांत ये बताता है कि कौन सी चीज हो रही है तो कैसे हो रही है। लेकिन अगर आपको वही चीज किसी और तरह से होती हुई दिख जाए तो आपने जो थ्योरी दी थी वो बदल जाती है। नहीं आई समझ में? आई? देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो है पिन नीचे जमीन है, पृथ्वी का बहुत ज्यादा मास है, ऐसे ही जाएगा, हमेशा नीचे जाएगा, तो मैं बोलूंगा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हो कि यहाँ पर मैंने छोड़ा, ये ऊपर चला जाए, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि जो मैंने बताया है वो सही है कि गलत है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज होती है वो क्या होती है, परीक्षण होता है।
अगर आप कभी भी ये प्रूव कर पाओ कि यार ये चीज तो वैलिड नहीं हो रही, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि 3 हम लोग के सिद्धांत बताए जाते हैं गति के नियम, F = ma भी रहता है, अपना 3 होता है, फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो उसमें जो न्यूटन ने बताया था कि किस किस तरह से मोशन हो रहा है, कोई चीज कैसे गति करती है, हम ये बता सकते हैं। लेकिन वही चीज हमने क्वांटम लेवल पर जाकर के देखी तो वहां पर वो सारे सिद्धांत काम नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स गलत हो गई। तो वास्तव में बहुत सारे अजम्पशंस के अंदर बहुत सारी चीजें मान लोगे फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम करती है, लेकिन आप देखोगे क्वांटम लेवल पर तो फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें बदल जाती हैं। तो जैसे ही हम परीक्षण करके देख पाते हैं कि यार ये चीज तो यहाँ पर काम नहीं कर रही है, तो हमें दूसरा सिद्धांत या दूसरी थ्योरी लेकर के आनी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विज्ञान की ये सारी चीजें हैं। तो विज्ञान में कौन कौन सी चीजें प्रबंध के हिसाब से सिस्टमेटिक होता है, प्रबंध में भी बहुत सारे ज्ञान है जो सिस्टमेटिक है, आपको बताता है कि इस किस कंडीशन में किस तरह की चीजें करनी है। ऐसे ही परीक्षण पर आधारित का मतलब क्या हुआ कि हाँ परीक्षण पर आधारित है, लेकिन मानवीय व्यवहार, जैसे जब मनुष्य है ना तो अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग अनुभव होते हैं, और एक ही जैसा अनुभव वो भी अलग अलग इंसानों को अलग अलग तरह से, जैसे कोई मूवी देख रहे हो सकता है कोई उसको देख करके बहुत ज्यादा, मान लीजिए राष्ट्रभक्त पर कोई आधारित मूवी है तो कोई बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाए, कोई उतना ना हो पाए, और हो सकता है मतलब एक ही तरह का अनुभव नहीं होता पहली बात तो, और दूसरी बात होती है कि अलग अलग अनुभवों पर अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं लोगों की। तो इस वजह से क्या हो जाता है, और उन्हीं लोगों को आपको मैनेज करना है। तो प्रबंध लोगों से बहुत ज्यादा संबंधित है, लोगों के व्यवहार से बहुत ज्यादा संबंधित है, इसलिए आप प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। और परीक्षण कैसे हुआ है, परीक्षण ऐसे हुआ है कि बहुत सारे हमने मोटे मोटे सिद्धांतों को ब्रॉडली देखा है तो वो काम कर रहे थे, तो परीक्षण पर ही आधारित है। लेकिन क्योंकि लोगों के व्यवहार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए हम भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं, हम बता नहीं पाते हैं। गेंद में तो बता देंगे कि यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ पर कितनी स्पीड में गिरेगी, इस एंगल पर छोड़ोगे तो कितनी दूर जाकर के गिरेगी, ये सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन आप समझिए हम क्या नहीं बता सकते, हम ये नहीं बता सकते हैं कि आप इन सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो वास्तव में इतना आउटपुट आ जाएगा, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मानव व्यवहार बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है, और साथ में हम उसकी पुनरावृत्ति की भी गारंटी नहीं ले सकते। पुनरावृत्ति समझ रहे हैं, रेप्लिकेशन, रिपीटिशन, कि यहाँ पर ऐसा काम किया गया था और इसका परिणाम ऐसा निकल के आया, तो यहाँ पर भी हम ऐसा काम करेंगे तो एग्जैक्टली वैसा परिणाम निकल करके आएगा, कोई गारंटी नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ एलिमेंट्स हमें साइंस के भी मिल जाते हैं और कई एलिमेंट्स हमें आर्ट्स के भी मिल जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और एक तरह की साइंस भी है ना। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है जो कई जगह पर हमें ऐसे करने को मिल जाती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ये दिखाया जाता है कि देखो हम साइंस के भी एलिमेंट्स हैं और आर्ट्स के भी और रियलिटी भी है। लेकिन आप सही से देखोगे ना तो होता क्या है कि आर्ट और साइंस के जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के पूरक की तरह काम कर रहे होते हैं, और वही इसकी स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि आप मानव लोगों के साथ, ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करोगे, ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करोगे, कोई रिजिडिटी नहीं है। देखो आर्ट में इंसान जो है ना उसके पास बड़ी आजादी होती है, वो जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है, और विज्ञान बोलता है नहीं, आप ये सिद्धांत है प्रकृति ऐसे काम करती है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो विज्ञान कई चीजों में बांध रहा होता है, आर्ट कई चीजों में खोल रही होती है। लेकिन आर्ट क्या होती है, क्योंकि आजादी रहती है इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। विज्ञान में क्रमबद्धता इतनी ज्यादा होती है कि आप काफी चीजें बता सकते हो। तो यहाँ पर दोनों चीजों का हमें मिला जुला रोल दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। ये बहुत आसान था, नोट्स यही सारे हैं, आपको बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, चैप्टर नोट्स तो आपको मिल जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिए। आप लोग शेयर कम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। कई लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब करने से देखिए होता क्या है कि आपके पास वो वीडियो आता रहेगा, हम लोग नए नए वीडियोस बनाएंगे तो आपके पास पूरा आता रहेगा। और साथ में कई लोग इस तरह की बात पूछते हैं कि सर इससे पिछला वीडियो कहाँ था। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पूरी प्लेलिस्ट आराम से दिखेगी। आप चैनल पर जाओगे, आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा कौन सा वीडियो किसके पहले वाला है, कौन सा इसके बाद वाला है। तो वो सारी चीजें क्लैरिटी रहती है और ओवरऑल रीच भी बढ़ रही होती है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।